हेलो, वेलकम टू न्यू एपिसोड। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के। पहला क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उनके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल पूछे तो cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। ए डॉट बी करना आसान होता है, पहले ए डॉट बी कर लेते हैं आसानी से। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनका, आई का आई के साथ में ही होता है, तो यहाँ पे आई कोई नहीं है तो आ जाएगा जीरो, ओके। बाकी वालों के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, और बाकी वाला कोई किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे आई जे के साथ हो, के साथ में हो, तो उसका आंसर जीरो आता है, तो उससे हमें डिस्कस नहीं करना है। फाइन। तो यहाँ पे इसमें तो आई है लेकिन राइट वाले में आई नहीं है, इसीलिए अपन उसको जीरो आई कंसिडर करें तो आई उसके साथ में जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, मतलब इधर आई नहीं है तो जीरो। उसके बाद में जे के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ओके, जे टू जे वन हो गया क्योंकि इसके आगे कुछ था नहीं, और जे के इस साइड है नहीं तो इसका भी जीरो हो जाएगा। ऑल ओवर इनका डॉट प्रोडक्ट वन आ गया आसानी से। अभी मॉड ऑफ ए निकालते हैं अगर अपन, तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, ये ए था, ठीक है। तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, आई कैप जे कैप के जो मल्टीपल में जो भी डाटा होता है, नंबर होता है, उनका स्क्वायर करके ऐड करना होता है। मॉड ऑफ बी निकाले अगर अपन, ये आ गया रूट टू, ओके। मॉड ऑफ बी निकाले अगर तो क्या आ जाएगा, वही फिर से वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये भी रूट टू आ गया। चलिए अब अपन इस फॉर्मूला में रख लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना आ गया वन, और ये कितना आ गया है मॉड ऑफ ए रूट टू, और मॉड ऑफ बी भी कितना आ गया है रूट टू। रूट टू इस टू रूट टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है वन बाई टू, और कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई टू कहाँ पर होती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ये आपको उसकी टेबल से पता करना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस सी, जो अपना 12th वाला चैप्टर है उसमें उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इन सारी क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। कौन कौन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और ये पोटेंशियल है, और क्यू चार्ज है, और ई एनर्जी है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला याद होने चाहिए। वैसे क्यू इक्वल्स टू सी वी एक फॉर्मूला होता है, जहाँ क्यू चार्ज होता है, सी कैपेसिटेंस और वी वोल्टेज होता है, बेसिक फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। या तो इससे आप निकाल सकते हो, या एनर्जी जो होती है कैपेसिटर की वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, इससे भी आप यूज़ करके निकाल सकते हो। एनर्जी का रख दोगे और वोल्टेज का रख दोगे तो सी का निकल आएगा, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, इससे निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, ओके। क्यू का क्या है, ए वन टी वन, ओके, और वोल्टेज का कितना है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। मैंने जो राइट साइड दिया ना, कल भी बताया था, कल वाले एपिसोड में भी, ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, तो आप बाकी किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, एल माइनस टू, टी नीचे नेगेटिव था, ऊपर आके पॉजिटिव हो गया तो प्लस थ्री हो गया, और एक पहले से था तो टी फोर और ए टू, ये कैपेसिटेंस इसका फॉर्मूला आ गया है। ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो एम नेगेटिव एक ही ऑप्शन में है। ये सारे एम्स, जिपमर, नीट, जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, ओके, और या फिर राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट आरपीएमटी के क्वेश्चंस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन मैंने शामिल नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, एक पार्टिकल है वो अपनी पूरी डिस्टेंस को दो पार्ट में कवर करता है, ओके। बोलता है ये पूरी डिस्टेंस अगर एस थी या टू एस थी, मान लीजिए पूरी डिस्टेंस कितनी थी, टू एस थी, तो ये एस और ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है वी वेलोसिटी से, और एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है वी टू वेलोसिटी से। मतलब कि जब भी आपके पास में एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है जब ट्रेवल करने वाला डिस्टेंस इक्वल होता है, और जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो आप चाहे तो इसको डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेराइव करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, वी एवरेज इक्वल्स टू टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। मैं फॉर्मूला इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई पेपर ही नहीं होता जब हर साल 3 या 2 या 1 क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। इस साल नीट 2021 में करीब 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे थे,
ओके, फिर अपन बात करते हैं इसने क्या किया, दो इक्वल डिस्टेंस दी है। ये आपको फॉर्मूला, आप इसमें फॉर्मूले को आप याद रख लेंगे। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, आप फॉर्मूला याद रख देंगे। और ये फॉर्मूला कब का है, जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम आना, डिस्टेंस सेम हो। चलो ये तो ये बात की अगर दो थी, अगर इसकी जगह अगर तीन होते तो पहले मतलब तीन इक्वल डिस्टेंस में अगर ट्रेवल करता, पहली एस डिस्टेंस ट्रेवल की V1 से, अगली एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है V2 से, अगली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है V3 से, उस कंडीशन में फॉर्मूला अपने पास में V एवरेज का आता 3V1 V2 V3। ओके, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको डायरेक्ट रटे हुए होने चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और डायरेक्ट फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी बहुत बार पूछा है, अभी लेटेस्ट 2016 में इसको पूछा है। ओके, ये था फॉर्मूला। उसके बाद में कभी कभी क्या आता है, ये तो अभी क्या था, डिस्टेंस आपके पास में डिस्टेंस बराबर थी, कभी कभी क्या बोलता है कि टाइम बराबर लेता है। ये टी टाइम में ट्रेवल किया, अगली डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल की, V1 V2। अगर टाइम सेम हो, उसमें क्या सेम थी, डिस्टेंस सेम थी। टाइम अगर सेम हो, मैं देखिए कुछ अपना वीडियो बड़ा भले ही हो लेकिन मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ साथ में। तो वी एवरेज जो होती है वो होती है V1 प्लस V2 अपॉन 2, सिंपल एवरेज लेना है। यही अगर इसको तीन इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल करता तो, सॉरी तीन अलग अलग टाइम में, टी फिर टी ऐसे अगर ट्रेवल करता तो V1 V2 V3, तो वी एवरेज कितना होता, वी एवरेज होता V1 V2 V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। सिंपल एवरेज, इनका एवरेज ले लेना है। ओके, बहुत ही ईजी फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट लर्न किए हुए होने चाहिए जितने भी हैं। और मैं सारे PDF जो हैं वो सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं अभी दिखा दूंगा इसी वीडियो में। ओके, तो आपको टेलीग्राम सिंपल, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो नीट एकेडमी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, नीट एकेडमी, और उसमें जो फोटो है, मेरा फोटो लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा आराम से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये इसमें कंसेप्ट दिखाना चाहता हूं कि अगर अपने को S और T का रिलेशन दिया जाए, S और T मतलब S मतलब डिस्टेंस और T टाइम, तो उस कंडीशन में अपने पास में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है, या तो S का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर लो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको V और X का रिलेशनशिप दिया जाए, अब यहाँ उस कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है A=V dV अपॉन dx। ये फॉर्मूला कब यूज लेना है, जब आपको S और T में रिलेशन दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे S का T के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपको V और X में रिलेशनशिप दिया, जैसे ये V और ये X, V और X में अगर रिलेशनशिप दिया है, उस कंडीशन में आपके पास में क्या कंडीशन होती है, फॉर्मूला होता है V एक्सेलरेशन इक्वल्स टू A इक्वल्स टू V dV अपॉन dx। तो ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलों पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कंसेप्ट वही होते हैं, बस क्वेश्चन का डाटा चेंज कर लेते हैं और बार बार पूछते रहते हैं। तो कंसेप्ट अगर आपको पता है कब कौन सा फॉर्मूला लगाना, तो आप नहीं रुकने वाले हैं। ये 2015 का ही क्वेश्चन है नीट का, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए, अपने को ये दिया है और एक्सेलरेशन अपने को पूछ रहा है, चलिए क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। A=V dV अपॉन dx। तो पहले तो वेलोसिटी को ऐसे कैसे रखना है, कोई दिक्कत, बोले तो V यानी कि बीटा x की पावर -2n। अब d अपॉन dx, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका, बीटा x की पावर -2n। ठीक है, देखिए डिफ्रेंशिएशन में इस साइड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन में होता क्या है कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो बाहर आ जाती है, तो इसको बीटा को बाहर ले लेंगे। पहले बीटा x की पावर -2n था, इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होना है, ये तो बिना डिफ्रेंशिएशन के v बाहर था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होना नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। अब इसमें से बीटा बाहर आ गया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, d अपॉन dx, इसका x की पावर -2n। अब अपन ने कुछ डिफ्रेंशिएशन रटे थे, वो यहाँ काम में आने वाले हैं नहीं। तो डिफ्रेंशिएशन का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अगर x की पावर n हो, डिफ्रेंशिएशन अगर किसी का करना हो, तो पावर आती है आगे और जितनी भी पावर हो उसमें से एक कम हो जाती है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका अपन करते हैं, चलिए एक्सेलरेशन के लिए क्या, ये बीटा और ये बीटा क्या हो गया, बीटा स्क्वायर
एक्स की पावर माइनस 2n। चलिए इसका क्या हो जाएगा, पावर आएगी आगे, पावर कितनी इसकी -2n, ये आ गई आगे। अब क्या होगा, पावर जो थी वो ऐसे कैसे लिखी जाएगी, उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, एक कम कर दिया, मतलब कि ये फॉर्मूला n पावर जो भी थी वो आगे ले ली और पावर में से एक कम कर दिया। इसकी पावर -2n थी, -2n को आगे लिया, -2n में से एक और कम कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना अपने को, जैसे अपने ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। x अलग अलग नहीं होगा, पहले मैं माइनस को सबसे आगे ले लेता हूँ, फिर आएगा 2n। चलिए -2n सब में ऐसे इसी हिसाब से है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर हो गया। अब e का तो कुछ रोल ही नहीं है। चलिए अब x की पावर देखिए, यहाँ है -2n और यहाँ है x की पावर -2n -1। अब यहाँ x के दोनों के बेस सेम है, बेस मतलब नीचे वाली क्वांटिटी सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -2n -1, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2n कितना हो जाएगा, माइनस का 4n, x की पावर -4n -1। और ये पहला ऑप्शन थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि 2050 अभी 2021 वाला पेपर अच्छे लेवल का आया है, उससे पहले कभी 2015 14 उस टाइम भी पेपर लेवल के आते थे, तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी थी अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए फिर से ये क्वेश्चन आया है जिसमें अपने को क्या बोला, एक सर्किट दिया हुआ है और आप इस सर्किट से जानते ही होंगे, लगभग व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। ओके, ए और बी दो पॉइंट दिए हैं, ए एंड बी। ये ए है ऊपर वाला और ये नीचे वाला पॉइंट बी है। अब अपने को बताना है कि करंट किस साइड फ्लो करेगी, तो इसका कंसेप्ट सीखते हैं पहले। इसका कंसेप्ट अगर आप किसी भी कोचिंग मटेरियल का हैंडबुक पढ़ते हैं ना, तो सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट दिया होता है। इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट है कि इसको, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ऐसे, ओके। थोड़ा सा बना रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है, आप पूरा देखिए करिए, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और यहाँ ये ऐसे वायर चलता है, ओके। ये P Q R और ये S होता है। अब अगर PS का मल्टीप्लाई बड़ा होता है किससे, QR से, तो इसको बोल देते हैं अपन अपर पॉइंट, इसको बोल देते हैं लोअर पॉइंट। तो है ना, लोअर पॉइंट का वोल्टेज बड़ा होता है अपर पॉइंट से, वोल्टेज अपर पॉइंट से। मैंने गलत लिख दिया इसको, एक मिनट, ओके। किसका बड़ा होगा, अपर पॉइंट से वोल्टेज बड़ा होगा। और आपको बचपन से सीखा आपने, करंट जो होती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर PS छोटा हो गया QR से, उस कंडीशन में क्या होगा, लोअर पॉइंट का वोल्टेज कम होगा, अपर पॉइंट का वोल्टेज ज़्यादा होगा। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, करंट तो हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की ही फ्लो करती है। ये आपका कंसेप्ट था और ये कंसेप्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन भले कितना ही हार्ड कर ले, थोड़ी कैलकुलेशन होगी। और कैलकुलेशन आपको पता है कहाँ से आती है, प्रैक्टिस से। भले आप कितने मेरे वीडियो देख लीजिए, किसी और के वीडियो देख लीजिए, जब तक आप खुद नहीं करोगे कुछ भी नहीं होना है। कितने ही वीडियो देख लो आप, सीधी सी बात यही है कि 20 क्वेश्चन देखे, उसके बाद तुरंत 40 क्वेश्चन लगा लो। रोज़ के 60 क्वेश्चन होते हैं, और 60 क्वेश्चन करने का मतलब है बहुत अच्छा कंडीशन हो जाना अपनी आपकी। तो यहाँ पर अपने को पता करते हैं, ये है आपका P, ये है Q, ये है R, ये है S। P और S का मल्टीप्लाई करते हैं, P इंटू S मल्टीप्लाई करते हैं कि P कितना है 4, S कितना है 3, 12 आ गया। Q और R का मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 1, ये आ गया 4। साफ पता लग रहा है PS का मल्टीप्लाई यानी कि 12, जो कि बड़ा होगा किससे, QR से। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हुई, पहली वाली कंडीशन फॉलो हुई। पहली वाली कंडीशन फॉलो हुई मतलब कि ये वाला जो लोअर पॉइंट है वो हाई वोल्टेज पे है, तो करंट किस साइड फ्लो करेगी, B से A की तरफ फ्लो करेगी, फ्लो फ्रॉम B टू A, ओके। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है PS इक्वल टू QR, तो उस कंडीशन में दोनों का वोल्टेज सेम होगा, और जब वोल्टेज सेम होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में, नीट का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है,
2 बार आया हुआ है, RPMT में 3-4 बार आया हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे है। किरचॉफ लॉ पे पहले भी अपन लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं कि अपने को क्या होता है, बंद लूप लेना होता है कोई भी। सेकंड लॉ किरचॉफ के सर्किट लॉ जो थे KCL, वो 2 टाइप के थे, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ जो कि चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड था, और सेकंड लॉ जो कि किस पे बेस्ड था, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। एनर्जी कंजर्वेशन, कभी कभी तो डायरेक्ट ये भी देख लेता है कि कौन किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन, और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं करंट लॉ या जंक्शन लॉ बोलते हैं कभी कभी, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल लॉ, ठीक है। अपन इसमें यही बात की थी पोटेंशियल वाले में कि आप क्या करो, कोई भी लूप लो, अगर करंट अगर साथ चलती है तो क्या करता है, नेगेटिव लेना होता है, और करंट सामने आ जाए तो क्या लेना है, पॉजिटिव वोल्टेज के लिए, ठीक है। और इस वाली बैटरी के लिए अगर ऐसे पोटेंशियल बढ़ रहा हो, स्टार बना लेता हूँ, पोटेंशियल इस टाइप से बैटरी आ रही है, अपन इस साइड से चल रहे हैं और छोटे से बड़े हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसका साइन लेना है प्लस। और अगर ऐसा हो कि पोटेंशियल कम हो रहा हो, इस टाइप से सेल मिल जाए, अपन ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ऐसा आ जाए तो उस साइन लेना है नेगेटिव, बाकी कोई बात ही नहीं है। चलो ये वाला, अब इससे ये तो अपने को सर्किट दिया हुआ है और कुछ इक्वेशन दी गई है, अपने को करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। चलिए अपन बात करते हैं, इसमें E1 काम में लिया है, E1 काम में लिया और कोई सेल नहीं लिया है, तो अपने को साफ पता लग रहा है पहले ऑप्शन में ये वाला सर्किट काम में लिया होगा। क्यों, क्योंकि E1 दिया है भाई साहब, E2 है नहीं, E2 नहीं है तो मतलब नीचे नहीं आया है। चलो पहले लिया इसने E1, पॉजिटिव का लिया, E1 पॉजिटिव लिया, मतलब इस साइड चला है ये। क्यों, तभी तो आप देखो ना कि छोटे से, अब देखो छोटे से बड़ा हुआ तभी तो E1 पॉजिटिव लेगा, E1। अब चलिए यहाँ आए, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट के साथ चल रहे हैं अपन, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस I1 इंटू R, ओके। फिर यहाँ आए, फिर से स्मॉल r बनाया, तो क्या होगा यहाँ पे, लेकिन एक बात यहाँ अलग थी, वो ये थी कि देखिए आप कि ये करंट यहाँ से I1 आई और ये करंट I2 आई, ये दोनों करंट मिल करके इसमें जाएगी I1 प्लस I2, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। तो माइनस R इंटू I1 प्लस I2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, करंट साथ चल रही थी, दोनों करंटें आई, नदी की पानी की जो धार होती है वैसे दोनों धाराएं मिल गई और आ गई नीचे। अब यहाँ नीचे आएंगे ना, यहाँ पे वापस इस जंक्शन पे, तो I2 वापस इसमें आ जाएगी, क्योंकि अपनी धारा अपने घर, ऐसा कुछ रूल होता है, मतलब जो जहाँ से निकली थी उसको वहीं जाना आखिर में। I1 यहाँ आ गई, तो इस R1 में कौन सी करंट बहेगी, ओनली I1 बहेगी, और ये भी अपन साथ चल रहे हैं, तो माइनस I1 R1 इक्वस टू 0। पहली तो ये इक्वेशन बन गई ऊपर वाले सर्किट के लिए। तो ये वाला तो गलत हुआ है क्योंकि यहाँ प्लस दिया इसने, ठीक है। ये इक्वेशन एकदम सही है, सेकंड वाली देखिए अपने इसी से मैच खा रही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब E2 के लिए अपने को चेक ही नहीं करना है, आप बोले तो मैं चेक करके दिखा सकता हूँ। चलो E2 से स्टार्ट होते हैं, पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अपना आंसर तो आ चुका है, लेकिन आप E2 का देखें तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, ताकि आप ऑप्शन में सारे ऑप्शन चेक कर सके। अपन यहाँ से स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, E2 प्लस का, क्यों, क्योंकि अपन इस साइड जा रहे हैं, बैटरी छोटे से बड़ी हो गई, करंट साथ में चल रही है, माइनस R2 इंटू I2। फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ बढ़ करके यहाँ आएंगे, तो यहाँ वापस वही I1 प्लस I2 करंट आ रही है, अभी भी अपने करंट साथ चल रही हैं, तो माइनस I1 प्लस I2 करंट यही हुई, इक्वस टू 0। और ऐसा कोई सी इक्वेशन में है नहीं, क्योंकि इसमें कि देखो ये वाला कहाँ है ऐसा, इसने दोनों को, एक को प्लस एक को माइनस लिया, ऐसा ले नहीं सकते, तो इसकी इक्वेशन होगी ये। तो ऐसी इक्वेशनें आपको बनानी आनी चाहिए, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे क्वेश्चंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है जो मेजर करता है टर्मिनल पोटेंशियल। अब टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वस टू E माइनस IR, जहाँ ये V क्या है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, E क्या है, EMF है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और R क्या है, R है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इसकी इक्वेशन होती है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है। ओके मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जो सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, ओके
ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। वैसे मैं अब मेरी जो ये सीरीज है ना क्वेश्चन वाली, वो चलती है मंडे टू फ्राइडे। ओके, मंडे टू फ्राइडे चलेगी, और संडे को मैं कोई एक चैप्टर पकड़ूंगा हर संडे को, और सैटरडे को उसमें फॉर्मूलों का रिवीजन करवाऊंगा। पूरे एक चैप्टर के फॉर्मूले जितने भी होते हैं कोचिंग में लिखाते हैं, कॉपी में अलग फॉर्मूला बुक में, वो सारे फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करवा दिया करूँगा अच्छे से, ऐसे फॉर्मूला का बना करके। मैंने एक PDF भी बनाया हुआ है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। ओके, चलिए, तो ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपन उस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y = mx + c। ठीक है, ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है वो बहुत ज़रूरी है। बोलता है अ फंक्शन ऑफ द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट, द स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट ग्राफ v एंड i, v और i के बीच में ग्राफ, यानी कि y = mx + c की अगर मैं कंपेयर करें, प्लस सी में कंपेयर करें, तो v = -IR + e। इसको कंपेयर कर लीजिए। अब इसको अपन कंपेयर करते हैं। ओके, कंपेयर करेंगे तो m इसकी स्लोप किसके बराबर होगी, नहीं सॉरी, यहाँ पे अपने को m जो होगा वो m किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा, क्योंकि अपन ग्राफ i के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, तो स्लोप m किसके बराबर हो जाएगी, -r के, तो स्लोप तो जाएगी -r। इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, +e के बराबर, तो c बराबर +e। अपने को क्या क्या पूछा है, पहले पूछा है स्लोप एंड इंटरसेप्ट, तो उल्टा पढ़ लिया तो भी गलत है, स्लोप तो -r एंड +e, ये वाला ऑप्शन। आपको एक स्टैंडर्ड ग्राफ से कंपेयर करना था और बता देना था कि कौन सा क्या है। आसान क्वेश्चन था, बेसिक मैथ काम आई इसमें, और एक फॉर्मूला। ओके, तो ये भी एक तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछना हुआ। अगला क्वेश्चन अपने पास में जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप। कौन सा चार्ज नहीं हो सकता किसी बॉडी के ऊपर में या ड्रॉप के ऊपर में, मिलिगन एक्सपेरिमेंट। ये सारी बातें तो कहने की है। कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट ये बोलता है Q = ±NE, यानी कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज होता है, वो जो है ना क्वांटाइज्ड वाला प्रॉपर्टी, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन, कि किसी भी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, तो n कितना आना चाहिए, टोटल चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करो तो आपको पता लग जाएगा। पहला ऑप्शन जो है इसको अपन इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं, किससे, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम से। ओके, कौन सा नहीं हो सकता है, तो जो फ्रैक्शनल में आएगा वही नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अपन इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब 4/10⁻⁹ तो कट जाएगा, तो क्या बच गया, 4/1.6, तो कितना हो जाएगा, आपको हटाओगे इसको तो 40/16, कितना आ गया, 40/16, डिवाइड करिए, आ रहा है 2.5। तो पहला ही क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था, पूरा आना चाहिए। जैसे इसको करते हैं, अगर हो सकता है ऑल ऑफ देम भी हो, तो अपन को सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसको भी अपन क्या करते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करते हैं, 19 कैंसिल हो गया। अब आ गया अपने पास में 60/16। ठीक है, तो ये भी आ गया अपने पास में सॉल्व करने पर 3.75। तो ऐसे कभी भी पॉइंटों में चार्ज नहीं हो सकता, ये n की वैल्यू पॉइंटों में नहीं हो सकती, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ कैंसिल हो गया ये सब, ये हो गया 100/16, 100/16 सॉल्व कर दीजिए, 100/16 कितना आ जाएगा आपके पास में, 6.25। ओके, तो ये भी फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में कोई चार्ज पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा करेक्ट एकदम, वो होगा ऑप्शन 4th। ओके, 4th ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी आ नहीं रहा है जो कंप्लीट नंबर आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है पॉइंट चार्ज है कोई Q1, दो Q1 एंड Q2 चार्ज है, और उनके बीच का फोर्स जो लग रहा है ना, वो लग रहा है F। कुछ डिस्टेंस होगी इनके बीच की R, और R बराबर F बराबर K Q1 Q2/R² फोर्स लग रहा होगा। अब क्या कर दिया इसके बीच में, देन फोर्स
Q3, अब एक नया चार्ज ला करके रख दिया इनके बीच में, जिसका वैल्यू कितना है, Q3 है। ओके, नया ही चार्ज ला के रख दिया इनके बीच में, यहाँ ला के Q3 रख दिया है। अब Q3 के रखने से इन दोनों चार्ज का जो ये फोर्स लग रहा था ना F, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना। तो तीसरा चौथा चार्ज लाने से पहले वाले फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहले जो इनका जो F जो था ना, वो अब अभी भी F ही रहेगा, ठीक है। उन दोनों आपस में जो इंटरेक्शन चल रही थी उसमें कोई भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, दो चार्ज हैं, 9 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज की वैल्यू है, मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीपल, ये 9e और ये है e, सॉरी 3e, ये चार्ज है और ये यहाँ पे रखे हुए हैं डिस्टेंस r पे। बोलता है ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो हो जाए, जब दो चार्ज सेम वैल्यू के, मतलब सेम ये देखिए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, मतलब सेम साइन के होते हैं, तब उनका नल पॉइंट ऐसा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो हो, वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है और वो छोटे चार्ज की तरफ होता है, बीच में लाई करता है, छोटे चार्ज की तरफ लाई करता है। उसका जो फॉर्मूला, उसकी डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, R1, मतलब छोटे वाले से, छोटे वाले को Q1 बोलते हैं, बड़े वाले को Q2 बोलते हैं, ठीक है। और छोटे वाले से मान लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो R1 निकालने का तरीका है अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। ओके, प्लस तब आएगा जब दोनों साइड सेम प्रॉपर्टी के होंगे, सेम साइन के होंगे, इनटू R। और अगर आपको R2 निकालना है तो R2 बराबर हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू R। निकालते हैं, इसने तो किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने इनसे भी पूछा है, 3 से भी निकालना है, R1 भी निकालना है, R2 भी निकालते हैं। पहले R1 निकाल देते हैं, पता लग जाएगा अपने को अगर आंसर सही आ रहा है तो। 3e अपॉन 3e प्लस 9e, ओके, इंटू R। अब देखिए, इसको आप 9e को आप लिख सकते हैं 3 रूट 3e, ई तो कॉमन आके कट गया, चलो छोड़ देते हैं ई को, तो R ऊपर आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। √3 प्लस अंडर रूट 9 का मतलब क्या होगा, 3। अब क्या करते हैं अपन, √3 को भी कॉमन लेके कट कर लेते हैं, तो R ऊपर से √3 कट हो गया, नीचे यहाँ 1 हो गया, और 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इस 3 को क्या लिख दिया, √3 इंटू √3, ओके। एक √3 कॉमन आके चला गया, ये बच गया। तो ऐसा तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ना तो ये ऑप्शन सही हुआ ना ये ऑप्शन सही हुआ, मतलब R1 से तो अपना आंसर नहीं आया। अब अपन निकालते हैं R2, ओके। R2 अपन यहाँ कैलकुलेट करते हैं, अलग पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, R2 निकालेंगे, R2 हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू R। Q2 कितना था, अंडर रूट 9e अपॉन 9e प्लस 3e, ओके। अब इसमें भी वही है कि ऊपर क्या करते हैं अपन, 9e को क्या लिख देंगे 3, और या फिर 9 को ऐसे लिख सकते हो √3, सीधी सी बात है, √3 R, ई कॉमन आके कट गया, √3 प्लस √3 एक कॉमन लग के कट कर दो, तो कितना हो जाएगा ऊपर √3R अपॉन √3 प्लस 1। ऐसा ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, सेकेंड वाला, ओके। तो आंसर इसका सेकेंड आ गया। मतलब कि दो इक्वल चार्ज होते हैं तब उनके बीच का नल पॉइंट निकालने का ये आपके पास में फॉर्मूला होता है, R1 डिस्टेंस निकालने का, ये R2 निकालने का फॉर्मूला। नल पॉइंट मतलब जहाँ की उनके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो ये कंसेप्ट था, इसको आप लिख लेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन टाइप का है और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हैं इसमें। ई अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। उस कांस्टेंट का ही डायमेंशन अपने को पता करना है, और एक्स तो अपने को पता है डिस्टेंस है, कुछ नहीं बोला है, तो एक्स वाई जेड ये सारी डिस्टेंस होती है। चलो, तो के अपने को पता है, ई बराबर क्या दिया है अपने को, के एक्स क्यूब,
तो के बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एक्स क्यूब। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है ई इक्वस टू वी अपॉन डी। वी क्या होता है, पोटेंशियल, डी होती है डिस्टेंस, और एक्स क्यूब ये भी डिस्टेंस है। तो चलिए के का निकालते हैं। वी का अपन रट के आए हैं m1 L2 T-3 A-1, ओके। और डी का, डी डिस्टेंस है तो L होगा, एक्स भी डिस्टेंस है तो L क्यूब होगा। ये L2 और ये L3, L5 हो गया। L5 में से एक L ये कट हो जाएगा तो L4 हो जाएगा। अपने पास में क्या बच जाएगा, L4 M L4 T-3 A-1। L4 वाला ही ढूंढ लीजिए ना, चुपचाप काम हो जाएगा अपना। तो ये के का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन, चार चार्जेस हैं और वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ये एक स्क्वायर है। मैं स्क्वायर बहुत गंदा बनाता हूँ, इसीलिए मैं टूल की हेल्प ले लेता हूँ, ओके। चलो ये स्क्वायर बन गया अपने पास में। चलिए अब हम बात करते हैं। पहला चार्ज है 2 कूलम, अगला है -3 कूलम, अगला है -4 कूलम, और अगला है प्लस का 5 कूलम। देखिए दो चीज़ें पूछी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल से अपने को कोई मतलब नहीं लेना होता है कि, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल ऐड करना होता है। और ये है वेक्टर, इसमें डायरेक्शन देखना पड़ता है, ओके। पहले पोटेंशियल ही अपन फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल में पहले टोटल चार्ज को ऐड कर दो, क्योंकि चार्ज की सबकी पोजीशन सेम है, सबके सब कहाँ पे हैं, इसके कॉर्नर पे हैं, तो सबकी पोजीशन सेम है। तो 2C -3C -3C -4C प्लस 5C। देखिए टोटल कितना आ गया पोटेंशियल, टोटल चार्ज जीरो आ गया। टोटल चार्ज जीरो आ गया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल तो जीरो आने वाला है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से तो होता है दूर, माइनस की तरफ होता है। तो ये माइनस है तो माइनस की तरफ होगा इस साइड, ओके। ये माइनस है, इसकी तरफ होगा। ये प्लस है इधर वाला, तो इससे दूर होगा इस साइड, इससे दूर इधर, ओके। ये प्लस है तो इससे भी दूर होगा, तो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं ना, इसमें इधर होगा। अब देखिए, अब कुछ ना कुछ वैल्यू अपने को न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना, ऑप्शन में नहीं पूछी। लेकिन अब देखिए कुछ इस साइड है, कुछ इस साइड है, ओके। उनका रिजल्टेंट किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ना कुछ आ रहा है, जीरो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन पोटेंशियल जीरो है, ऐसा ऑप्शन है सेकेंड वाला। इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत आए हैं, 5-6 बार आ चुके हैं नीट में भी, ठीक है ना। पोटेंशियल के लिए सिंपल ऐड कर दो चार्ज को, अगर जीरो आ रहा है तो जीरो, नॉन जीरो आ रहा है तो नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन चेक करोगे और देख लोगे वेक्टर के हिसाब से। अगला, ये भी एक फिक्स पैटर्न और एक नीट का पसंदीदा पैटर्न, ठीक है ना। अब इसमें एक कंसेप्ट काम आता है, वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का करना होता है, क्योंकि ई बराबर मैंने अभी दिखा था ना, v/डी होता है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो -dv/dr होता है, या फिर ऐसे लिखा जाएगा ई इक्वस टू -dv/dx i कैप -dv/dy j कैप -dv/dz k कैप। ये एक फॉर्मूला होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ओके। कौन सा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। और ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, बहुत बार काम में आता है, हर जगह काम में आ जाता है, ओके। ये फॉर्मूला भी अच्छी बात है, याद रख लेना। लेकिन ये काम की बात है, यानी कि जो अपने को क्वेश्चन दिया है उसमें पहले उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में। आगे बात समझ में क्या, पहले x फिर y फिर z। इसको और सही लिखूं तो इसको ऐसे डेल्टा बना लेते हैं, ऐसे। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, कैसे, इस टाइप से d/dv/dr। इस साइड से लिखा जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा ये फॉर्मूला, ओके। अब पार्शियल कैसे करते हैं, मैं पहले क्या करता हूँ, x के रेस्पेक्ट में करता हूँ, ठीक है। फिर उसकी जगह ये निकालता हूँ पहले अलग अलग, ठीक है। तो dv/dx निकालते हैं अपन। तो जो भी फंक्शन दिया है ना उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो करते हैं चलिए। तो अब वही डिफरेंशिएशन की बात है, x² का क्या होता है 2x होगा, y ऐसे कैसे। जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो बाकी सब कांस्टेंट है, उनको ऐसे कैसे रखो, माइनस x z क्यूब। x का कितना होता है 1 और z क्यूब का
कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। और 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका 0 हो गया। ओके, ये हो गया। अब इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए अब एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में जब भी करो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। y का कितना 1 माइनस एक्स जेड क्यूब का क्या होगा, एक्स यहाँ y नहीं है तो y के अलावा सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 प्लस 4 का भी 0 डी वी अपॉन डी जेड। अब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए पहला वाला माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ जेड नहीं है, पूरा कांस्टेंट माना जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। अगला जेड क्यूब, क्यूब एक्स क्यूब का क्या था 3x स्क्वायर, वैसे ही जेड क्यूब का क्या होगा 3z स्क्वायर। ओके, 4 तो कांस्टेंट है, 0 आ गया इसका। ठीक है, अब ये चीज़ सारी चीज़ें आ चुकी हैं तीनों, इसको यहाँ रख देंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो ई बराबर क्या होगा माइनस ये फॉर्मूले वाला डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि कितना आ गया -2xy माइनस जेड क्यूब आई कैप, माइनस ये फॉर्मूले वाला डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी है -x स्क्वायर जे कैप, ये माइनस फॉर्मूले वाला ये वाला डी वी अपॉन डी जेड की वैल्यू माइनस, ये माइनस का ही है x 3z स्क्वायर के कैप। ओके, अब आप क्या करते हैं, इसको आप अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब और आई कैप्स के आगे, तो 2xy जेड क्यूब, ये तो माइनस आ गया तो ये गलत हो गया, और 2xy अकेला है ये तो इसको हटा दो, और इसमें है नहीं 2xy तो यही आंसर है, लेकिन आप बाकी सब भी निकालते हैं। चलिए ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो के कैप 3x जेड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड। लेकिन आपने देखा इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में इतना ही ध्यान रखना है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूटेरॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, इनको एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और रेशियो पूछना है रेडियस का। तो पहले तो हम अपन बता देते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोवाइड फेंकते हैं, कोई मान लीजिए ये क्रॉस क्रॉस या डॉट डॉट जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे क्रॉस पसंद है इसलिए मैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। यहाँ पर अपन किसी पार्टिकल को, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं किसी पार्टिकल को फेंकता हूँ, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा, कुछ भी, इसको फेंकूंगा ऐसे, अगर मैं किसी थीटा एंगल पे फेंकता हूँ, ठीक है ना, थीटा एंगल पे फेंकूंगा, थीटा बराबर अगर 90 होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, तो ये एक सर्किल ट्रेस करेगा ट्रेस, और इसकी रेडियस होती है r। तो वो रेडियस r बराबर क्या होती है, वो होती है mv अपॉन क्यू बी, ठीक है, या होती है mv मतलब p मोमेंटम क्यू बी, या p बराबर √2m ई के क्या है काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, या होता है 2m क्यू वी, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, बड़ा वी लिखा मैंने, अपॉन क्यू बी। ओके, क्यू आप छोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों को छोटा लिख देते हैं, क्यू बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास में है। अब जब भी, अब है ना, कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, रेडियस तो सारे हैं, लेकिन इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, इसने बोला है पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है मतलब फॉर्मूला पोटेंशियल वाला ही काम में लेना है। चलिए, एक तो ये कंसेप्ट आ गया आपके पास में, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल प्रोवाइड जाता है तो उसके लिए कौन सी चीज़ क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी लेटेस्ट की बात करूँ तो 2020 में क्वेश्चन आया था इसका, हालांकि 2021 में भी आया होगा, मुझे पूरा पेपर याद नहीं है 2021 का, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 2020 में जब मैंने पेपर दिया था श्योर आया था। ओके, फिर अपन आगे बात करते हैं कि यही फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल सेम है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेम में डाला है, तो ये होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, 2m क्यू वी अपॉन क्यू बी। कौन कौन से पार्टिकल है, जो पार्टिकल है उनकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो ई होता है, इसका चार्ज क्या होता है ई, मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ओके,
ड्यूट्रॉन की बात करें तो चार्ज जो ड्यूट्रॉन का होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और मास जो होता है ड्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के मास का डबल होता है, 2 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये डाटा भी रटा हुआ होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, चार्ज जो होता है ना वो 2 टाइम होता है प्रोटॉन के चार्ज का, और मास जो होता है अल्फा पार्टिकल का वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास का। ये डाटा भी आपको रटे हुए होने चाहिए फटाफट, ठीक है। चलिए, अब अपने को पता है, अपने पास फॉर्मूला यही था। अब आपने देखा इसमें से क्या कुछ सेम था, पेन चेंज कर लिया मैंने। 2 तो कांस्टेंट है, अपने को तो प्रोपोर्शनल चाहिए, तो 2 तो कांस्टेंट हट गया, m तो यहाँ आएगा, ठीक है। q भी बदल रहा है तो q भी आएगा। v सेम है क्योंकि सेम पोटेंशियल से इसको किया है, और b मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही है पूरा, सबका सब, तो कांस्टेंट रह रहा है अपॉन q। इसको अगर ढंग से लिखूँ m q अपॉन, इसको पूरे को अंडर रूट ले लूँ तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो m अपॉन q ये रेशियो होगा। अगर किस किस का रेशियो चाहिए है, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा का, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। यही रेशियो चाहिए अपने को। मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन ही लिखो, सबको प्रोटॉन से ही कंपेयर करना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ही, ओके। उसके बाद मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अब मास ऑफ अल्फा कितना होगा, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितना होगा, 2 टाइम मास ऑफ, 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब एम पी क्यू पी तो कॉमन आके कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया √2, यहाँ पे इसको कट कर दोगे 2 बार तो √2। कितना आएगा आंसर, 1√2√2, 1√2√2। तो ये क्वेश्चन सिंपल था। अगर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डाला है तो वो एक सर्किल ट्रेस करेगा, उनकी रेडियस का वैल्यू ये होता है mv/qb, p/qb, 2me/qb या 2mqv/qb। कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, साफ कह देगा क्या चीज़ सेम है। इसमें कहा है सेम पोटेंशियल है, तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला सेलेक्ट किया। उसके बाद में क्या क्या कांस्टेंट है उनको हटा दिया और उनके अकॉर्डिंग रेशियो निकाल दिया। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभी यही बात है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपने को पार्टिकल को फेंका था तो ये तो इसका हो गया रेडियस, और इसके अलावा ये किस फ्रिक्वेंसी से चक्कर काटेगा, वो फ्रिक्वेंसी होती है F=QB/2πm। एक्चुअली ये फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला ही है। मैंने ये काफ़ी लेंदी हो गया था ना, तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट डाल दिया। तो फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी क्या होगा QB/2πm, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया, ओके, QB/2πm यही होगा। और ये फॉर्मूला सीधी सी बात है 2 बार नीट में डायरेक्ट पूछ चुका है, अभी लेटेस्ट 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है, उससे पहले भी पूछ चुका है। तो अब पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी पता लग गया। अगला क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे 2 वायर हैं और इसने कुछ नहीं बोला है, मतलब इसको अपन इनफाइनाइट लेंथ का वायर मानेंगे। कितना, इनफाइनाइट लेंथ का। इनफाइनाइट लेंथ का वायर मानेंगे तो अपने को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। तो इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है μ0I/2πd, ठीक है, μ0I/2πd। चलिए, अब सीधी सी बात है इस वायर की, अब इसमें डायरेक्शन निकालने का भी रोल होता है। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कीजिए, आप ऐसे अपने राइट हैंड को कर्ल कीजिए, करंट को क्या कर दीजिए, अब थंब को कर लीजिए करंट की डायरेक्शन में, जैसे ये मेरा थंब है करंट की डायरेक्शन में है, और फिंगर को पॉइंट की डायरेक्शन में रखिए और अब लगाइए राइट हैंड से थपथपी, तो आपकी थपथपी लग रही होगी अंदर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर। अंदर को लिखते हैं क्रॉस, ठीक है। डिस्टेंस दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है तो अंगूठा रखेगा ऐसे, ऐसे, और फिंगर रहेगी आपकी इस साइड, और इस बार क्या है, पाम आपकी इस साइड है, पाम इस साइड है, पाम ऊपर की तरफ है, पाम क्या है ऊपर की तरफ है उधर। अब आपने देख लिया खुद लगा के पाम ऊपर है। अब आप फिंगर को करोगे ऐसे थपथपी लगाओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर, बाहर मतलब डॉट। जिसकी करंट ज़्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा
उसी के अकॉर्डिंग उसका साइन लगेगा। तो मतलब कि करंट क्रॉस वाले की ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड और ऑल ओवर क्या आएगा, इसको B1 मान लेता हूँ, इसको B2 मान लेता हूँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा B1 माइनस B2 और साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि क्रॉस। तो डॉट वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते। ओके, अब क्या होगा, B बराबर म्यू नॉट आई, कितना है आई की वैल्यू इसमें 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से, डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, माइनस म्यू नॉट, अब इसकी करंट कितनी है 2.5 एम्पियर है, अपॉन 2 पाई और डिस्टेंस कितनी है 2.5 है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 को 5 से कट करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट 2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ कितना आ जाएगा 2.5 से 2.5 कट गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 पाई एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 2 पाई, और 2 म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और वो भी किसका, क्रॉस का। आसान क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है एक पहले एक ये वाई, इसका कंसेप्ट सिखा लेता हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सुंदर कंसेप्ट। इस क्वेश्चन पे 3 बार अभी तक नीट में आ चुका है। अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया था वो 2019 में आया था, 19 में या फिर 16 में, आप कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसा होता है, पहले एक ये वायर था, कंसेप्ट ये है, ठीक है। इस वायर से पहले मैंने ऐसा एक बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा ऐसे सर्किल बना दिया। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, इसी वायर से ऐसे 3 n टर्न लेकर के, अब इसमें क्या कर लिया मैंने, इसी एक वायर से n टर्म का एक, मतलब बहुत टर्न ज़्यादा हो गया। अब इसमें साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर टर्न का नंबर 1 था, 1 टर्न था, ठीक है, कितना था 1 टर्न था, और अब इसी वायर का लेंथ सेम है। ऐसा हो सकता है, अब ये पहले बड़ा था, अब ये छोटा हो गया, और यहाँ पर n टर्न हो गए, n मतलब कि 1 2 3 4 5 कितना है n है, मान लिया, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न हो गए। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड B था और यहाँ होगा B डैश, तो B और B डैश में आपस में रिलेशनशिप होता है B डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर B, ये फॉर्मूला है। और 2016 में या जो 19 में जब भी जो क्वेश्चन पूछा था उसने तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया था ये, ठीक है। पहले मैग्नेटिक फील्ड B था, अब B डैश है, तो B डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर B हो जाएगा। समझ में आई बात। एक ही वायर से 2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड अपन ने प्रोड्यूस कर दिए, पहले एक कोयल, एक घेरा लिया, एक टर्न लिया, बाद में n टर्न कर दिए, तो ये छोटा हो जाएगा लूप, ये बात तो सही है, लेकिन B डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर B होगा। ओके, अब इसमें क्या किया, एक पहले 1 लूप लिया, ओके, ये वाली बात हो गई, चलिए ठीक है। अब आगे बोलता है अब वायर लेंथ L देयर आफ्टर कोयल 2 लूप। अब अगली बार में कितना कर दिया, n की वैल्यू इसने दे दी है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो B डैश कितना हो जाएगा, अपने को बोला है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेस्पेक्टिवली, अपने को B अपॉन B डैश पूछा है, क्या पूछा है B अपॉन B डैश पूछा है। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, B डैश, B तो अपने पास B ही है, चलिए मान लेते हैं, यही फॉर्मूला लगा लेते हैं, B डैश इक्वल्स टू n कितना है 2, 2 का स्क्वायर B, ठीक है। तो क्या हो गया, B डैश इक्वल्स टू 4B, तो B अपॉन B डैश कितना हो जाएगा 1/4, आ गया ना आसानी से, ये वाला। ओके, अगला क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, काइनेटिक एनर्जी t है, काइनेटिक एनर्जी t है, और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में जाता है B में, 3 सेकंड बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यही बात फिर से आ गई है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और इसमें पार्टिकल फेंका, तो इसकी रेडियस ये थी, इसकी फ्रिक्वेंसी ये थी, और इसमें अगर पार्टिकल जा रहा है ना, तो ये है सर्कुलर मोशन। क्या है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्या होगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी, लेकिन इसका जो स्पीड है ना, स्पीड वो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो हाफ mv² होती है। v क्या, यहाँ पे स्पीड आती है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट न सॉरी स्पीड कांस्टेंट थी तो काइनेटिक एनर्जी पूरी मोशन में कांस्टेंट रहती है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। 3 सेकंड बाद पूछो, 5 सेकंड बाद पूछो, जब पूछो, जहां पूछो, हमेशा जो पहले थी वही रहेगी काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पहले टी थी, अब भी टी है। इनका फॉर्मूला, इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला 2013 में एम्स में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो एंटर करता है उसकी फॉर्मूला होता है E = Q²
बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब इसको कुछ मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मुझे याद करने का तरीका। कबर ऊपर आ रहा है, कबर का कर दिया स्क्वायर, क्या कर दिया, कबर का स्क्वायर कर दिया। किसने किया, तुमने किया, 2m तुमने किया, कबर का स्क्वायर तुमने किया। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। और ये काइनेटिक एनर्जी पूरी मोशन में कांस्टेंट रहती है। ओके, तो एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। वर्क डन अगर पूछे तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंस, उसका चेंज कितना आ रहा है, 0, तो इसमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई वर्क डन नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड में उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है बता दिया, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का उल्टा कर दोगे, उसका रेडियस का रेशियो क्या, रेडियस कौन सी होती है बता दी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, ई के होती है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, कबर का स्क्वायर अपॉन कबर का स्क्वायर किसने किया, तुमने किया। ओके, वर्क डन कितना हुआ, 0। ये सारे क्वेश्चंस आपके बात हो गए। तो यहाँ इसका आंसर आएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है अच्छे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एम्स 2016 में पूछा है। यहाँ पे ओ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैंने जब आपको कंसेप्ट बताया था तो एक बताया था आपको, देखिए ये है आपके पास में 1/4 सर्किल, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है B=μ0I/8R। इससे अगर हाफ सर्किल कवर बना दिया जाए, हाफ सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे B=μ0I/4R। इससे डबल कर दिया, इससे क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले नीचे 8 था, अब 4 कर दिया, डबल कर दिया मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कंप्लीट सर्किल होता है तो μ0I/2R होता है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले हैं। एक ऐसा वायर जो कि ये वायर है, इसमें करंट जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इसी के एक्सिस पे पूछ लिया, मतलब इसी के सीध में पूछ लिया, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये 3 फॉर्मूले इसके, ठीक है। और एक अगर कोई वायर के एक्सिस में मैग्नेटिक पॉइंट हो तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो इस डायग्राम को अपन क्या कर लेते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक ये वाला वायर, एक ये वाला वायर और एक ये 1/4 सर्किल। ओके, पहले इस वाले वायर की, ऊपर वाले वायर की बात करें तो इस वाले वायर की देखिए आप, ये जो पॉइंट जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना वो इसी वायर के ऊपर आ जाएगा, आएगा ऊपर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसका 0 हो गया। ये भी ऐसा ही है, इसके पीछे इसको खींचोगे तो इसी वायर के ऊपर पड़ा था पॉइंट, और जब वायर के ऊपर ही होता है पॉइंट तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये वाला μ0I/8R, μ0I/8R। तो ऑल ओवर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B बराबर B1 + B2 + B3, सबका वेक्टर सम होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस, ये 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, अपॉन 8R। आसान। अब इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू रख लीजिए आप, आई अपने को दे दिया है, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। ओके, और आई अपने को दे दिया है 10 एम्पियर अपॉन 8, और आर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻²। कोई दिक्कत, ये इसकी रेडियस तो ही। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, पाई को नहीं कट करना, ऑप्शन पाई में ही थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 × 5 कितने हो गए, 40 हो गए, 40, 8 × 5 40 ही तो होगा। 40 का 0 ये कट कर लीजिए, 4 को 4 से कट कर लीजिए, तो पाई × 10⁻⁵। अगर पाई में अगर ऑप्शन नहीं मिले आपको तो 3.14 × 10⁻⁵। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है, या फिर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आज के क्वेश्चंस थे। कैसा लगा आपको एपिसोड, और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिएगा क्या इसमें कमी है। खासियत नहीं बताओगे चलेगा, कमियां